That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कितने भी जुल्म कर लो पीछे नहीं हटूंगा। मोदी की मन की बात, कहा नए वोटर्स के लिए मिठाई बांटें, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने तेजस्वी, रोहिणी बोली, जिम्मेदारी संभालने वाले अपने गिरेबान में झांकें। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। 7 दिन से चल रहे इस टकराव के बीच शनिवार रात उनके शिविर में हंगामा हो गया। कट्टर सनातनी सेना से जुड़े 8 से 10 युवक भगवा झंडे लेकर पहुंचे और योगी के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस बीच शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। हालात करीब 15 मिनट तक तनावपूर्ण रहे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि हम गोरक्षा की बात कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गोहत्या को बढ़ावा देने और गोमांस विक्रेताओं से चंदा लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य देवेंद्र पांडे ने कहा कि चाहे कितना भी दबाव बना ले, सरकार स्वामी जी पीछे नहीं हटेंगे। प्रयास किया जा रहा है। शंकराचार्य जी के शिविर के भीतर भी लोगों ने घुसना शुरू कर दिया है और ये वही गुंडे हैं जो बार बार मोदी के और योगी के नारे लगा रहे थे। ये लोग बार बार कह रहे थे बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, अर्थात ये इनडायरेक्ट धमकी दे रहे थे कि शंकराचार्य जी को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा, बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। जो संत भेष में शैतान यहाँ घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य जी की जान को खतरा बना हुआ है। कभी भी वो रात में 2 बजे। दूसरी तरफ जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य ने अविमुक्तेश्वरानंद पर नाबालिगों से काम कराने और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लालू ने खुद तेजस्वी को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। पार्टी ने इसे नई युग की शुरुआत बताया है क्योंकि अब तेजस्वी पर औपचारिक रूप से लालू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने और बिहार की सियासत में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी आ गई है। क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी पहले से ही बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। हालांकि हाल के चुनाव में हार के बाद राजद काफी पीछे खिसक गई है। फिर भी ये फैसला युवा नेतृत्व को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। हालांकि परिवार में कुछ तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। उनकी बहन रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए ताजपोशी की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि पार्टी की हित की बात करने वालों को अपने गिरेबान में झांकना होगा। कुल मिलाकर राजद में अब तेजस्वी का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने खुशी जताते हुए कहा कि पार्टी और बिहार की जनता के लिए यह बेहद खुशी की बात है। अब पार्टी को एक कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है। तेजस्वी यादव की नई भूमिका से आरजेडी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी। पार्टी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है और तेजस्वी को बहुत बहुत शुभकामना कि, और ये बहुत खुशी की बात है पार्टी के लिए भी और बिहार के लोगों के लिए भी और सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि अब राष्ट्रीय जनता दल को एक अध्यक्ष और एक कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। बहुत सारी बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई है और अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेजस्वी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। पीएम ने अपील की कि जब कोई युवा पहली बार वोटर बने तो मोहल्ले और गांव में मिठाई बांटकर उसे बधाई दी जाए, जिससे मतदान को लेकर जागरूकता बढ़े। स्टार्टअप इंडिया पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोटेक जैसे हर सेक्टर में भारतीय युवा नया इतिहास रच रहे हैं। पीएम ने सभी युवा उद्यमियों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों की पहचान अब क्वालिटी होनी चाहिए।
साथ ही यूपी की तमसा नदी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में जल संरक्षण की जन भागीदारी की उन्होंने सराहना की। वहीं बाड़मेर की रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा बाजरे से बनाए गए लड्डुओं की पीएम मोदी ने तारीफ की। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है। इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वायु प्रदूषण लोगों की सेहत और देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल रहा है और बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी कहानियां उनके साथ साझा करें ताकि करोड़ों भारतीयों पर पड़ रहे असर को समझा जा सके। गांधी ने कहा कि निर्माण मजदूरों और दिहाड़ी कमाने वालों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो रही है और ये संकट अगली सर्दी तक भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आवाज बुलंद करना बदलाव की पहली कड़ी बताया और लोगों से उनकी वेबसाइट पर अपनी या अपनों की कहानी शेयर करने को कहा। उन्होंने वादा किया कि वो उनकी आवाज संसद में उठाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग जैसे संस्थानों पर हाल के वर्षों में लगातार दबाव का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत के लोगों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और बेखौफ चुनाव चाहिए, जहां साफ वोटर लिस्ट और समान अवसर जरूरी हैं। नेशनल वोटर्स डे पर अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने वोट चोरी और अनियोजित एसआईआर जैसी समस्याओं से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने की बात कही और संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया ताकि लोकतंत्र सिर्फ बचे नहीं बल्कि फले फूले। वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी के पूर्व भारत संवाददाता सर मार्क टली का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। बीबीसी में लंबे समय तक काम करने वाले टली ने भुट्टो की फांसी, इंदिरा गांधी की हत्या, आपातकाल, ऑपरेशन ब्लू स्टार और अयोध्या घटनाओं जैसी बड़ी खबरों को कवर किया। उन्हें भारत में बीबीसी की सबसे विश्वसनीय आवाज माना जाता था। टली का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन भारत में बिताया और बीबीसी से रिटायर होने के बाद भी स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता जारी रखी। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित टली भारत की विविधता और स्थिरता के बड़े प्रशंसक थे। आईसीसी की कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बहिष्कार वाली सारी अफवाहों को खत्म कर दिया है। पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलेगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों की टीम घोषित की गई है, जिसमें बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है। खराब फॉर्म की वजह से हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया है। टीम में अबरार अहमद, फखर जमान, नसीम शाह, शादाब खान जैसे बड़े नाम हैं और कुछ नए चेहरे जैसे ख्वाजा मोहम्मद नफे और उस्मान तारिक को भी मौका मिला है। ये फैसला बांग्लादेश के बहिष्कार के बावजूद आया है। अब पाकिस्तान टीम मजबूती से टूर्नामेंट में उतरेगी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है और अब तो ये रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचकर करीब 91.9 से 92 रुपए प्रति डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस महीने अब तक रुपए में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। 2025 में रुपया कुल मिलाकर 5% से अधिक कमजोर हुआ था। इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल पार्ट्स, सोना जैसी आयातित चीजें महंगी हो रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और विदेशी यात्रा करने वालों को भी ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं अच्छी खबर यह है कि निर्यातकों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि उन्हें डॉलर के बदले ज्यादा रुपए मिलेंगे, जिससे भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। हालांकि जिन निर्यातकों की आयात पर निर्भरता ज्यादा है, उन्हें उतना फायदा नहीं होगा। आरबीआई रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने और डॉलर की मजबूती से दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती भरी है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही।
बने रहिए लेट्स माइक के साथ।